स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम रिवेंज में। हमारा टॉपिक चल रहा था गुप्त वंश और गुप्त वंश में हम अन्य राजाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए फिर अन्य राजाओं के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं नरसिंह गुप्त बालादित्य के बारे में। इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक का है, तो 495 से लेकर 510 ईस्वी तक। अब फ्रेंड्स इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, वैसे इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नरसिंह गुप्त बालादित्य है उनके समय में हूणों का आक्रमण हुआ था और उस समय में जो हूण राजा था वो था मिहिर कुल। कहते हैं कि जो नरसिंह था वो पहले मिहिर कुल को टैक्स देता था, कर देता था, लेकिन बाद में जो मिहिर कुल है इन्हें बौद्धों को परेशान करना शुरू कर दिया और नरसिंह ने फिर बाद में इसको कर देना बंद कर दिया। और जिसके बाद दोनों राजाओं के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध में नरसिंह ने मिहिर कुल को गिरफ्तार कर दिया, उसे बंदी बना दिया। लेकिन कहते हैं कि जो नरसिंह की माँ है उनके कहने पे उन्होंने मिहिर कुल को छोड़ दिया और ये उनकी सबसे बड़ी भूल बताई गई है। ठीक है, अब हम जो अगले राजा है वो है भानुगुप्त। अब इनके जो अभिलेख है इनके बारे में सिर्फ इनका एक अभिलेख याद रखना है आपको, वो है एरन अभिलेख। ठीक है, अब एरन अभिलेख इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि इसमें प्रथम गुप्त वंश में सती प्रथा का प्रथम हमें उदाहरण यहाँ से ही प्राप्त मिलता है। और भारतवर्ष में जो सर्वप्रथम जो सती प्रथा का जो उदाहरण मिलता है वो हमें गुप्त काल से मिलता है। वैसे गुप्त काल में ज़्यादातर सतियों का तो उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो एरन अभिलेख है उसमें जो भानुगुप्त है उनके जो सेनापति थे जिसका नाम था गोपराज, और कहते हैं कि जो गोपराज की जो पत्नी थी वो सती हुई थी गोपराज के पीछे और वही सती प्रथा का पहला उदाहरण माना जाता है। ठीक है, अब सती किसका पर्यायवाची शब्द है, तो सती पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो भारत की जो अंतिम सती हुई वो कौन हुई, तो वो है दिवलाना सीकर में। ठीक है, अब हम देखते हैं वैन्य गुप्त। इसकी जो उपाधि है वो उपाधि है द्वादशादित्य की, द्वादशादित्य। इसके दो अभिलेख हैं, पहला अभिलेख गुणोधर और दूसरा कोमिला। अब गुणोधर में सर्वप्रथम जो सामंत शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो इसी अभिलेख में हुआ है, और जो कोमिला जो अभिलेख है इसमें इसको नहरों का निर्माता बताया गया है। ठीक है, किसे, वैन्य गुप्त को। अब हमारे जो अन्य राजा हैं वो समाप्त होते हैं और आपको अंतिम राजा विष्णुगुप्त थे जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और अब हम देखते हैं गुप्तकालीन साहित्य के बारे में। तो सर्वप्रथम हम जो मैक्स मुलर है वो गुप्त काल को पुनर्जागरण काल कहते हैं, क्योंकि जो इस काल में जो भी रचनाएं की गई, जो भी काव्य लिखे गए, जो भी नाटक लिखे गए वो सारे संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था उसमें। और उस समय में कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा थी वो राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, फिर इसमें जो कवि है वो मेनली आपको 3 कवियों के बारे में ध्यान रखना है। कौन कौन से कवि है, सबसे पहले तो हरिसेन। अब हरिसेन के बारे में आपको ध्यान होगा कि इनके द्वारा एक प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है उसके बारे में। फिर इन्होंने जो भी लिखा है वो वैदर्भी शैली में लिखा है, और वैदर्भी शैली के बारे में हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था जिसमें गद्य व पद दोनों को ही सम्मिलित रूप में लिखा जाता है, वो वैदर्भी शैली उसको कहते हैं, और इसको गौड़ी शैली भी कहते हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई, और समुद्रगुप्त का राजकीय कवि था ये। हमने पहले पढ़ा था कि प्रयाग प्रशस्ति है वो हरिसेन के द्वारा लिखी गई, तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति ये किसकी थी, तो ये समुद्रगुप्त की थी। मतलब ये जो व्यक्ति थे हरिसेन ये समुद्रगुप्त के राजकीय कवि थे। ठीक है, अब जो दूसरे जो कवि है वो है वीरसेन साहब। अब वीरसेन साहब की जो रचना है वो कौन सी है, तो वो है उदयगिरि गुहा लेख की रचना इनके द्वारा की गई, और चंद्रगुप्त द्वितीय का ये प्रधानमंत्री था। ठीक है, अब हम देखते हैं वत्सम भट्टी। अब वत्सम भट्टी के द्वारा कौन सी रचना है या ये किसके दरबारी थे, तो ये कुमार गुप्त का दरबारी था, कुमार गुप्त के दरबारी थे। और कुमार गुप्त किनका पुत्र था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है, इनकी एक रचना है 44 श्लोक वाली मंदसौर प्रशस्ति। ठीक है, 44 श्लोक वाली मंदसौर प्रशस्ति इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अब हम देखते हैं कि जो
गुप्त काल है, इसमें जो भी नाटक और जो लिखे गए वो सारे सुखांत वाले लिखे गए, मतलब सारे अच्छे अच्छे लिखे गए, दुख वाले कोई भी लिखे नहीं गए। लेकिन एक दुखांत नाटक का भी एक उल्लेख है, और वो कौन सा है, तो वो है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया शूद्रक के द्वारा। और जो मृच्छकटिकम का जो अर्थ होता है वो होता है मिट्टी का खिलौना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो इसमें एक विशाखापट्टनम विशाखा दत्त है, उनके द्वारा 2 रचनाएं की गई, और कौन सी संस्कृत भाषा में की गई थी। सर्वप्रथम तो इनकी 2 रचनाएं हैं जिनके बारे में, पहली के बारे में तो आपको आई थिंक सबको ही पता होगा। पहली है मुद्रा राक्षस और दूसरी है देवी चंद्रगुप्तम। अब देवी जो चंद्रगुप्तम है, इसमें क्या कौन सी कहानी है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय व ध्रुव स्वामिनी की जो कहानी है वो हमें इसी में से प्राप्त होती है। और जो ये दोनों कहानियाँ हैं ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। ये दोनों कहानियाँ किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो गुप्त काल था उस समय में उनकी जो राष्ट्रभाषा थी वो संस्कृत थी, जिसके कारण उसमें जितनी भी रचनाएं हुई वो सारी रचनाएं संस्कृत भाषा में ही हुई थी। ध्रुव स्वामिनी की कहानी हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ी थी कि जो ध्रुव स्वामिनी के जो पति थे रामगुप्त, वो उन्हें शकों के शिविर में भेज रहे थे, लेकिन जो चंद्रगुप्त है वो क्या करते हैं, उनको अपने ध्रुव स्वामिनी के कपड़े पहनकर वो शकों के शिविर में चले जाते हैं, और वो जो शक राजा होता है उसको मार देते हैं, जिसके कारण उनका जो नाम पड़ता है वो पड़ता है शकारी की उपाधि उनको प्राप्त होती है, ठीक है, शकों को मारने वाला। तो ये कहानी के बारे में हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि पंचतंत्र की कहानियाँ। अब आपके पंचतंत्र की कहानियाँ तो बहुत सारी सुनी होगी बचपन में वगैरह, तो ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा, ठीक है। और इसका जो अरबी अनुवाद है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कलील व दमना, ठीक है, क्योंकि इसमें कलीला व दमना की कहानियाँ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कामसूत्र, अभी जो कामसूत्र है ये वात्स्यायन की इसमें कहानियाँ दी गई है, वात्स्यायन की इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। वात्स्यायन के बारे में तो आई थिंक आप सबको ही पता होगा अच्छे से। अब हम देखते हैं कवि कालिदास। कवि कालिदास के बारे में तो हमने हमारी पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, लेकिन इनके बारे में अच्छे से, इनकी रचनाएं, इनके काव्य, इनके नाटक, इनके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि ये शुरुआत में मूर्ख व्यक्ति थे, उनके बाद उनकी पत्नी ने उनको घर से निकाल दिया, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा विद्वान बन गए, ठीक है। और ज़्यादातर आप देखते हो कि जो भारतीय व्यक्ति होते हैं वो पत्नियों के डांट से ही विद्वान बने हैं। अब हम देखते हैं कि कवि जो कालिदास है इनको भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं, ठीक है। इनका जो उपनाम है वो भारत का शेक्सपियर इनको कहा जाता है। और इन्होंने जो भी कुछ भी लिखा वो कौन सी शैली में लिखा, तो इन्होंने लिखा वैदर्भी शैली में। वैदर्भी शैली का मतलब है कि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जिसमें गद्य व पद्य भाग दोनों ही सम्मिलित रूप से लिखे जाते हो वो वैदर्भी शैली होती है। इनकी जो पहली जो रचना है वो है ऋतु संहार, ठीक है। सर्वप्रथम इन्होंने जो रचना की थी वो सर्वप्रथम की थी ऋतु संहार की। अब मेघदूत जो बादलों के ऊपर एक प्रकार से कल्पना के आधार पर लिखा गया एक नाटक है, जिसमें एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही जो बादल है उनके माध्यम से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, उसका उसमें उल्लेख दिया गया है। आज के समय में जैसे हम व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर बातें करते हैं, उसी प्रकार उस समय में तो ये फ़ोन वगैरह थे नहीं, तो उन्होंने बादलों के माध्यम से ये उस समय में ही एक कल्पना हो चुकी थी, ठीक है। जो आज हम वर्तमान में जो करते हैं उसकी कल्पना कवि कालिदास जी ने उसी समय कर ली थी। फिर हम देखते हैं कि जो मेघदूत है इसका जो रचना है वो कहाँ पे इन्होंने, तो ये वाकाटक के दरबार में लिखी थी। ये वियोग प्रधान है। वियोग प्रधान किस लिए है, क्योंकि दोनों जो प्रेमी और प्रेमिका है दोनों अलग अलग है और दोनों ही जो बादलों के माध्यम से बातें कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से क्या है, वियोग प्रधान है। ये जो उज्जैन के महाकाल जो मंदिर है उसमें जो देवी देवदासियाँ हैं उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है, किसमें, मेघदूत में। अब फ्रेंड्स आपको ये उज्जैन का महाकाल मंदिर तो वैसे याद ही होगा, ठीक है।
अब हम देखते हैं इनके जो महाकाव्य है इनके बारे में, ठीक है। इनके जो महाकाव्य मेनली आपको 2 याद रखने हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है कुमार संभव, जिसमें 17 सर्ग है और इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें कार्तिकेय के जन्म का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। और जो दूसरा है वो है रघुवंश। अब रघुवंश ये इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है, जिसमें 19 सर्ग है और शवाकु वंश के 40 राजाओं का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। शवाकु वंश के जो 40 राजा है, 40 पीढ़ियाँ है, उनका उसमें वर्णन किया गया है किसमें, रघुवंश में। रघुवंश में आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो भगवान श्री राम थे वो रघुवंश के थे, और जो भगवान जो कृष्ण थे वो कौन से वंश के थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हमने हमारी पिछली कक्षा में इनके बारे में पढ़ लिया था। अब इनके जो फेमस जो नाटक है वो कौन सा है, तो उसको आपको ध्यान रखना है, और वो है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। इसको आपको अच्छे से रट्टा मार देना और अपनी नोटबुक में भी नोट कर देना। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैसे आपको एग्जाम में। और ये इनका जो प्रथम नाटक है और इसमें शुंग वंश के राजा का वर्णन किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो इनका जो दूसरा नाटक है वो है अभिज्ञान शकुंतलम। इसके बारे में तो आई थिंक आप सबने सुना ही होगा। इसमें दुष्यंत की जो प्रेम कहानी है उसमें इसका वर्णन किया गया है कि जो राजा जो दुष्यंत होते हैं वो किसी महिला से प्रेम करने लगते हैं और वो उसको एक अंगूठी के रूप में एक अंगूठी भेंट करते हैं और कहते हैं कि वो जो महिला होती है जिससे वो प्रेम कर रहे होते हैं वो उसको एक जो ऋषि होते हैं वो उनको श्राप दे देते हैं कि तू जिससे प्रेम करती है तू उसको भूल जाएगी। और उसके बाद कहते हैं कि बाद में वो जो महिला है वो उनके सामने ज़्यादा हाथाजोड़ी करती है, तो फिर वो ऋषि उसको कहते हैं कि जब तू अपने प्रेमी को उसकी दी गई जो निशानी तू उसको देगी तब जाके उसको सारा याद आ जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जो वो अंगूठी है वो अंगूठी उसको नहाते हुए उस नदी में गिर जाती है, उस नदी में जो मछली होती है उस अंगूठी को खा लेती है, और उसके बाद उस मछली को जो मछुआरा है वो पकड़ के लेकर जाता है और फिर जब उसको मारता है जो मछली के पेट से वापस वो अंगूठी निकलती है। तो इस प्रकार से ये पूरी कहानी का उसमें एक वर्णन किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक में, ठीक है फ्रेंड्स, सबको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं जो गुप्तकालीन विज्ञान की जो स्थिति थी वो किस प्रकार से थी। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, है ना। और जो विद्यार्थी जिसके गणित सब्जेक्ट है, जिसका विषय गणित है, वो तो आर्यभट्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता होगा और उसके लिए तो वो प्रेरणादायक होंगे, है ना। क्योंकि जो गणित में पाई का जो मान है 22/7 और उसका जो सही मान है 3.14 ये इन्हीं के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इनका जो जन्म है वो जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था कुसुमपुर में पाटलिपुत्र में 476 ईस्वी में, ठीक है। 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। फिर हम देखते हैं कि जो सूर्य व चंद्रमा जो ग्रहण है इसका जो वैज्ञानिक कारण भी आर्यभट्ट के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। और जो दशमलव प्रणाली है इसका भी वे उल्लेख करते हैं। और जो बीज गणित के जो जनक है वो जन्मदाता है वो आर्यभट्ट ही माने जाते हैं। और हम देखते हैं जो इनकी जो पुस्तक है वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जिस पुस्तकों को आपको याद रखना ही रखना है। तो सर्वप्रथम आर्यभट्टियम, ठीक है, आर्यभट्टियम। दूसरी है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत जो पुस्तक है ये भी इनके द्वारा ही रचित है। और 10 गीतिका पुस्तक के बारे में तो आई थिंक आप सबने सुना ही होगा। तो जो आर्यभट्ट थे जिनका जो जन्म है वो कब माना जाता है, गुप्त काल में, ठीक है। अब हम देखते हैं गुप्तकालीन स्थापत्य कला। अब गुप्तकालीन स्थापत्य कला वो किस प्रकार से थी, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो मंदिर है वो मंदिर उस समय में किस प्रकार से थे। तो कहते हैं कि उस समय में नागर शैली में मंदिर बनना शुरू हो गए थे, ठीक है। अब नागर शैली में मंदिर मेनली आपने जो देखा होगा कि जो भारत के जो पूर्वी भाग में जो मंदिर बनते हैं वो मैक्सिमम नागर शैली में ही बनते हैं, ठीक है। दक्षिणी भाग में बनते हैं वो कौन सी शैली में बनते हैं, वो बनते हैं द्रविड़ शैली में। फिर गुप्तकालीन में नागर शैली में मंदिर बनना शुरू हो गए थे और इसका एक क्रमिक विकास भी है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो पहले जो मंदिर जो स्टार्टिंग में जो बनना शुरू हुए तो कहते हैं कि वो इस प्रकार से बनते थे, ठीक है, नॉर्मल, जिसमें गुंबद वगैरह नहीं होता था,
लेकिन जब बाद में ये चबूतरों पे बनना शुरू हो गया, ठीक है, बाद में मंदिर जो है वो चबूतरों पे बनना शुरू हो गया। आज के समय में देखते हैं कि अब कोई भी मंदिर चबूतरों पे नहीं बनते हैं। अब जो भी मंदिर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, गुंबद वाले। पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल मंदिर बनते थे, फिर उसके बाद में वो उसके ऊपर वो शिखर के ऊपर और गुंबद, बिना गुंबद वाले मंदिर बनते थे, और लेकिन बाद में इनके ऊपर गुंबद बनना शुरू हो गया, ठीक है। जो आज जो वर्तमान समय में जो मंदिर बनते हैं वो बनते हैं गुंबद वाले मंदिर। पहले चबूतरों के ऊपर बनना सर्वप्रथम नॉर्मल मंदिर बने, फिर उसके बाद चबूतरों पे बनना शुरू हुआ, और फिर उसके बाद में शिखर इनके ऊपर बनना शुरू हुआ। तो इस प्रकार से इनकी जो पूरी क्या है, क्रमिक विकास है इन मंदिरों का। फिर हम देखते हैं कि जो शिखर वाले जो मंदिर का जो पहला जो सर्वप्रथम जो उदाहरण है वो उदाहरण कौन सा है, तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो में यहीं तक, इससे आगे की वीडियो हम हमारे कल की अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है जो आर्यभट्ट की जो 3 पुस्तकें हैं इनके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका, ठीक है। और बीजगणित के ये जन्मदाता है। और सूर्य और चंद्रमा जो ग्रहण का जो सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत, इन्हीं के द्वारा दिया गया। दशमलव प्रणाली का भी इन्होंने उल्लेख किया है, और इन्होंने पाई का जो सही मान है 3.14 वो इनके द्वारा ही दिया गया था। इसके बारे में आपको सारी जानकारी अच्छे से ध्यान रखनी है। आज की वीडियो यहीं तक, अब अगली वीडियो में हम इससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।